मेरा नाम डॉक्टर श्रीधर है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। पिछले कई सालों से पोषण और कुपोषण पर काम किया हुआ है कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी काफी सालों तक वहाँ के काम से भी जुड़ा हुआ था। केयर आप सब जानते ही हैं। पिछले 20-22 साल से, जब से छत्तीसगढ़ बना, उससे पहले से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण पर काम किया जा रहा है। और हम जो कुछ काम करते हैं, सरकार के जो आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग है उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो सब प्रोग्राम समझकर और वो प्रोग्राम किस किस तरह से उसको मजबूत बनाना, ये हमारी नजर रही है पहले से। तो उसमें से जो कुछ सीखे हैं, जो कुछ अनुभव है, उसके आधार पे और एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं असल हिंदी नहीं हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, तो हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण से मैं पेश करूंगा। और कोई टेक्निकल टर्म्स जो हैं, आपको अगर क्लियरली समझ में ना आ जाए तो कभी भी रोके पूछ सकते हैं कोई भी, या तो फिर एक बार से खत्म होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर दे लेंगे। तो ब्रॉडली मैं व्हाइट बोर्ड पर भी कुछ ना कुछ दिखाऊंगा और स्लाइड्स भी हैं, तो दोनों का मिश्रण है। ये पहली बार इस तरह से ट्राई कर रहे हैं। लेट अस सी कि ठीक से चलता है कि नहीं। जी हाँ। सो स्लाइड से शुरू करते हैं। मोटा मोटी क्या सवाल है अपने कि कुपोषण क्या है, उसको किस तरह से नापा जाता है, और उसको किस तरह से समझें, क्या करने से कुपोषण कम हो सकता है, कुपोषण के कौन से प्रकार हैं जो हमें ज्यादा चिंतित करते हैं, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये या इस तरह का और कोई चित्र आपने कई बार देखा होगा। ये एक चित्र से कुपोषण के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ से शुरू करना ठीक रहता है। मान लीजिए कि ये तीनों बच्चे जो हैं वो तीनों एक समान उम्र के हैं। मान लीजिए तीनों 2 साल के, 2.5 साल के हैं। तो ये तीन में क्या नजर आता है हमको? एक तो ये पता चलता है कि इनमें से 2 बच्चे जो हैं वो स्वस्थ लग रहे हैं, और बीच वाला बच्चा है जो ऑब्वियसली स्वस्थ नहीं। तो ये दिखता क्या है, हम इससे क्या पहचान सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बात साफ जो होती है कि अगर ये तीनों एक ही उम्र के हैं, तो साफ है कि सबसे पहला जो बच्चा है, अगर उसको हम स्वस्थ माने, हेल्दी माने, नॉर्मली नरिश्ड माने, सुपोषित माने, तो बाकी दोनों जो है एक न दूसरे तरह से वो कुपोषित है। आखिरी बच्चा जो है, तीसरा बच्चा, वो ऑब्वियसली उसके कद में कम है। जितना पहले बच्चे की जितनी हाइट बनी थी उतनी तीसरे बच्चे की नहीं बनी है, वो शॉर्ट है। उसको नाटा कह सकते हैं। तो एक नाटापन ये है। बीच वाला जो बच्चा है क्या है, वो पतला है, दुबला है, क्लियरली दिख रहा है कि शायद कुछ बीमार है। तो वो जो बच्चा है उसको वो उसकी हाइट कितनी है, मोर और लेस जो पहला बच्चा है उतनी है। बीच वाला जो बच्चा है उसको हम वेस्टेड कहते हैं या दुबला कहते हैं। ये नाटा या स्टंटिंग, नाटापन या स्टंटिंग, या और ये दुबलापन या वेस्टिंग, ये 2 हमारे मुख्य प्रकार हैं। देखने की बात यह है कि ये दोनों के वजन पहले बच्चे से कम है। दूसरा बच्चा इसीलिए उसका वजन कम है क्योंकि पतला है, दुबला है। तीसरा बच्चे की वजन इसीलिए कम है कि वो नाटा, दुबला नहीं है पर वो नाटा, हाइट में कम है। सो उसका टोटल शरीर का जो वजन है वो कम। तो ये या तो स्टंटिंग या तो वेस्टिंग या दोनों के मिश्रण से कम वजन बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज जो हम
समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में कुपोषण पहचाना कैसे जाता है और नापा कैसे जाता है। और ये सब टर्म्स हैं जो आपने कई बार सुने होंगे, देखे होंगे, तो इनका हम आज विश्लेषण करेंगे। स्टंटिंग का एक शब्द हो सकता है नाटापन, यहाँ बिहार में काफी इस्तेमाल होता है आजकल। हम लोग, ये मैं बताने का भूल गया, यहाँ हम लोग पिछले 10 साल से बिहार में काफी एक्सटेंसिवली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के हेल्थ आईसीडीएस डिपार्टमेंट्स को अक्रॉस ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो यहाँ कुपोषण को लेके काफी कुछ काम हुआ है। तो वहाँ यहाँ काम करते करते ये लोगों से जब बात हुई हम स्टंटिंग का कैसे नाम दें, क्या नाम दें, तो यहीं से लोगों ने ही कहा कि उसको नाटा कह सकते हैं। तो नाटापन एक, शायद मध्य प्रदेश में और कुछ कहेंगे, छत्तीसगढ़ में और ही कुछ कहेंगे, लेकिन यहाँ नाटापन एक हम लोग ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। ये जब लंबाई कद जो है वो सामान्य से कम होती है तो हम उसे स्टंटिंग कहते हैं। दुबलापन यानी क्या, जब शरीर जो है वो सामान्य से दुबला दिखता है, दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, उसको हम वेस्टिंग कहते हैं। और कम वजन, सामान्य जितना वजन होना चाहिए उससे कम हो तो उसे हम कम वजन कहते हैं, अंडरवेट कहते हैं। जो आईसीडीएस में सामान्य तौर से इतने सालों से जो नापा जाता था वो अंडरवेट है। हम वजन पूछते हैं, ये पूछते हैं कि क्या उम्र के हिसाब से इसका वजन ठीक है या नहीं, है ना। तो ये सारे में से एक जो बात निकलती है ये सामान्य की बात। सामान्य है क्या, है ना। तो नॉर्मल है, सामान्य है, उससे हटकर जो होता है उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। इस संदर्भ में, कुपोषण के संदर्भ में, सामान्य से जो कम वजन या कम हाइट वाला होता है उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं या अंडर नरिश्ड कहते हैं। तो अंडर नरिशमेंट में या तो स्टंटेड या तो वेस्टेड, है ना, यानी नाटा या तो दुबला। तो ये सामान्य से हटकर कितना दूर है, सामान्य से हम कितना कम है, उसकी तीव्रता हम या तो कहते हैं कि स्टंट या तो सीवियरली वेस्टेड है, स्टंटेड है। तो जो ये मैम और सैम है, मॉडरेटली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन टर्म यूज। तो मैम और सैम दुबले के जो मॉडरेटली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन वो सामान्य से एक डिग्री कम है, और उससे भी ज्यादा तीव्र जो है सैम कहते हैं। मैम और सैम दोनों वेस्टिंग ही दूसरे नाम, मैम और सैम दोनों मिल वेस्टिंग बनता है। ये एक सवाल इसमें से, इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो सवाल है कि ये सब कैसे पता चलता है कि सामान्य क्या है, ये हमको WHO के चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड से मिलते हैं। आज के जो हमारे आईसीडीएस के ग्रोथ चार्ट जो बने हैं WHO के चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, और उसमें जिस तरह से बनाए हैं, इतनी सारी जो लकीरें हैं, वो हर एक लकीर एक अलग अलग सामान्यता या ये कुपोषण के अलग अलग तीव्रता के अलग अलग वो है, लिमिट्स है। तो सबसे बीच वाला जो लकीर होती है, जो अभी मैं आपको सब डिटेल में बाद में बताऊंगा, तो उसको हम एवरेज माने। तो उसके इर्द गिर्द कितना दूर जाने से हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा हाइट हो गया या बहुत कम हाइट हो गया, बहुत ज्यादा वजन हो गया, कम वजन हो गया, इसका सवाल। तो वो सब हम समझेंगे, और वो समझते समझते हम ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और Z स्कोर क्या है ये समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहीं से शुरू होते हैं कि नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल हम किस तरह से, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, कैसे हम समझेंगे क्या नॉर्मल है, और जो हम नॉर्मल कहते हैं या एवरेज कहते हैं, तो उससे हम कितना दूर जाएं तो हम वो एबनॉर्मल बन जाता है।
और उसके आधार पे हम कह पाएंगे कि हमारे समुदाय में फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चे एबनॉर्मल है, यानी कितने बच्चे कुपोषित है ना। तो ये समझने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का उपयोग होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? दूरी का एक ये की मात्रा है कि नॉर्मल से कितना दूर है, ये कहने का एक तरीका है, मैथमेटिकली स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल होता क्या है। तो मैं जरा व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। ये नॉर्मल, जैसे हम यहां जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग आज इस पर हैं, कॉल पर हैं, सारे एडल्ट्स हैं। सारे को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए, तुरंत पता चलेगा कि सबके हाइट अलग अलग हैं। उन्हीं को सबसे छोटे कद से लेके बड़े कद तक एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। फिर पूछिए कि इनमें से नॉर्मल कौन है और अबनॉर्मल कौन है। तो बाय एंड लार्ज, चूंकि हमारे समुदाय में, और इसके बारे में लास्ट में आखिर में आई टेल यू मोर अबाउट दिस, कि इतने सारे लोग कुपोषित हैं कि हमें ध्यान में भी नहीं आता है कि हमारे में से कौन नॉर्मल है कौन एबनॉर्मल। तो हम जितने को भी हमने खड़ा किया, वो कैसे कहेंगे कि इसमें से नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है? तो उसके जो है उसके मानक कहीं से लाने पड़ेंगे। अगर मैं जब पैदा हुआ तब से अब तक सारा मेरा जो मेरी परिस्थितियां जो कुछ थी, एनवायरनमेंट जो था, सब कुछ परफेक्ट था, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मेरी हाइट कितनी होती? अगर साथ साथ में मेरे माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता सभी अगर सही ढंग से पलते, तो मेरी अभी हाइट कितनी होती? उसकी तुलना में मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी हाइट अभी जो है वो सही है या नहीं, है ना। तो ये इसको देखने का तरीका जो होता है, वो करने के लिए, वो ये समझने के लिए कि स्टैंडर्ड कौन है, हमें ऐसे कहीं जगह जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, और उनका जो हाइट है, वेट है, नापना पड़ता है, जो जिनको कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी उनके ग्रोथ में। तो वैसे ही बनके चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बने हैं WHO। तो वो समझने के लिए उससे पहले ये जो एग्जाम्पल से शुरू किया हमने कि एक तो क्या पता चल गया हमको कि वेरिएशन हर एक में होना ही। हाइट ले लो, वेट ले लो, ये पूछ लो कि मेरे सर में कितने बाल हैं, मेरे नाखून कितने लंबे हैं, कोई भी ये इंडिकेटर ले लीजिए आप, उसमें वेरिएशन होना ही हमारे सबके बीच। तो ये वेरिएशन क्यों है, उसका एक बेसिक बायोलॉजिकल बेसिस है। कोई भी लिविंग थिंग्स जो होती है, कोई भी जीवित, वो हर एक में कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है, पर्टिकुलरली वो एनिमल्स में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं होता? जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। वो अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो लगभग सारे बैक्टीरिया एक से दिखेंगे आपको, बहुत कम वेरिएशन दिखेगा। लेकिन मनुष्यों में देखो तो अंतर दिखता है। सिमिलरली कोई भी पेड़ पौधे जानवर कहीं भी देख लीजिए, उसमें कोई किसी भी एक स्पीसीज उठा लीजिए, उसमें आपको वेरिएशन दिखेंगे। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन का बेसिस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सिंपल सेल डिवीजन से होता है नहीं है, वो दो अलग जीन्स जब मिलते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसके वजह से जो नया व्यक्ति पैदा होता है वो बाकी सारे होता है, अलग होता है, इसी वेरिएशन होता है। इस वेरिएशन को हमें एक्सेप्ट करना है। ये वेरिएशन तो है ही, ऐसा नहीं है कि सभी का एक आइडियल हाइट होगा,
ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि 6 फुट का नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। इवन इफ 6 फुट एवरेज मिलेगा तो उसमें भी कुछ वेरिएशन रहने वाला है। कुछ थोड़े लोग उससे थोड़ा कम कद के होंगे, थोड़े बड़ा ज्यादा कद के होंगे, वो भी वो सब मिलाकर भी सारे इसमें से मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबनॉर्मल। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी का भी नाप लें, फॉर एग्जाम्पल यहां जितने भी लोगों के हाइट्स हैं सबके हाइट्स ले लें और पूछें कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये एडल्ट हाइट्स लेते हैं हम लोग, लेट अस से 150 से 160 वाले कितने हैं, कितने लोग हैं? 160 से 170 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? 170 से 180 वाले कितने हैं? अगर ये सारा लिस्ट बनाया 220 से 230, कितनी संख्या है? तो हमें बात देखने को मिलेगी कि जिसे हम एवरेज कहते हैं, एवरेज का जो कुछ होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एडल्ट मेल्स का नापा, करीब ये रेंज में सबसे ज्यादा लोग होंगे। मान लीजिए हम लोग का नापा, ये वाले रेंज में हम 40 मिलेंगे। उससे कम में मान लीजिए उसके कम और ज्यादा कैटेगरीज में थोड़ा कम मिलेगा, 30, 20, 20। जो एवरेज है उससे जितना दूर जाएंगे उतने कम लोग मिलते जाएंगे। सो सबसे बीच वाला जो कैटेगरी होता है उसमें सबसे ज्यादा लोग, और जितनी दूरी होती है उतने कम होता है। दिस इज बेसिकली द वेरिएशन। इसको जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, इसी का एक अगर ग्राफ बनाया हमने, और ये हमारी बीच की कैटेगरी है, और इसको मैं बेसिकली कहता हूं कि ये 170 to 180 वाला हमारी एक बीच की कैटेगरी है, ये 40 है। इसके पहले वाली जो कैटेगरी है मान लीजिए 30 है, की कैटेगरी में कुछ 30 है, यहाँ उससे कम है 30 है, उससे कम 30 है। इससे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पता चलता है कि इस समुदाय में जिनका हम लोग ने अभी स्टडी किया, उस समुदाय में मिडिल कैटेगरी के जितने लोग हैं वो सबसे अधिक हैं, इर्द गिर्द कम है। और ये सारे में से हम कह सकते हैं कि कितने फीसदी लोग मिडिल से कितना दूर है। तो इसका जो मिडिल कैटेगरी का मान लीजिए उसको 175 सेंटीमीटर माने हम, तो 175 सेंटीमीटर इफ दैट इज द मीन या मीडियन या एवरेज, अगर उसको 175 सेंटीमीटर एवरेज हो गया तो उससे दूर कितने दूर जाने से कितने फीसदी लोग उसमें आ जाते हैं। ये इसका जो है उसको हम स्टैंडर्ड मानक, जो कुछ भी मानक जो आपका स्टैंडर्ड था उससे कितना है उस आप 100 डिग्री। इसके क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। ये ऐसे कोई भी ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए, हीमोग्लोबिन ले लीजिए, किसी भी तरह का इंडिकेटर ले लीजिए लाइफ का, उसका जो ये कर्व बनता है वो सब में लागू है। ये ऐसा एक जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। और ये देखा गया है कि करीब करीब यहां से शुरू करिए गिनती करने का और दोनों साइड से जोड़ते जाइए, तो यहां से अगर आपने करीब करीब यहां से यहां तक के जो टोटली मान लीजिए टोटल यहां 100 बच्चे हैं, तो इनमें से 95 बच्चे
इस तरफ करीब करीब 47.5 और इस और भी उतने आपने ले लिया। ये 47.5 यहाँ हो गया, यहाँ 47.5% हो गया। तो ये दोनों के बीच जो पढ़ते हैं बच्चे, ये दोनों लिमिट्स के बीच, वो बाय एंड लार्ज ये सारे स्वस्थ होते हैं। तो इसके आधार पर ये एक कन्वेंशन हो गया है मानना कि 95% जो बीच के जो 95% बच्चे हैं वो सबको हम नॉर्मल मानते हैं। तो हर एक इंडिकेटर के लिए यही कन्वेंशन होता है। हीमोग्लोबिन हम लोग ने नापा, सभी का अलग अलग आएगा हीमोग्लोबिन का वैल्यू, क्योंकि बीच के जो 95% वैल्यूज है उसको हम नॉर्मल मानते हैं। इससे जो ज्यादा है या उससे कम है उसको हम एबनॉर्मल मानते हैं। ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल, ऐसा एक कन्वेंशन है मानने का। बायोलॉजी में, मेडिसिन में, हर एक में ये कन्वेंशन। तो इसके आधार पे सारा स्टैंडर्ड डिविएशन का खेल है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो कैलकुलेशन होता है, स्टैटिस्टिकल होता है, उसमें फॉर्मूला में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, पर मोटा मोटी बता दूं तो जैसे वो स्लाइड में दिखा था, एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, इस और का स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका दोनों ये 34% होता है। 34% को एक स्टैंडर्ड डिविएशन मानते हैं। तो 34 मिलके ये 68% होता है। 7 इधर यदि हाइट में लोगे तो ओवर हाइट हो जाएगा, वेट में बोलोगे ओवर वेट हो जाएंगे, इधर वाले अंडर वेट हो जाएंगे, और वो उसके बाद वाले जो होंगे माइनस 3 के इधर इधर 3 के नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परफेक्टली हेल्दी समुदाय है, सब कुछ ठीक है, मान लीजिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे में से भी कोई ऐसे 2.5% लोग, यानी 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे निकलेंगे जो ये 95% के लिमिट के बाहर निकलेंगे, तो ये 68% को हम लोग 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मानते हैं और इसको 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस मानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दूरी का एक नाप है। एवरेज से लेके, यहां एवरेज यानी टिपिकली मीन लिया जाता है, लेकिन हमारे एंथ्रोपोमेट्री के लिए WHO के ग्रोथ स्टैंडर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं उसमें मीडियन लेते हैं। द डिफरेंस इज नॉट मच, प्रैक्टिकली सेम होता है। तो एवरेज जो होता है, मीन या मीडियन, उससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कम और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा, उस अंतर में जितने भी बच्चे आ गए वो सबको हम सामान्य मानेंगे। उससे जो कम होंगे उसको सबको एबनॉर्मल मानेंगे या इस कुपोषित मानेंगे, और उस तरफ जो है ओवर नरिश मानेंगे या ओबीज या एक्सेसिव हाइट वाले मानेंगे। क्योंकि ये क्या है, हम यहां से कहां से शुरू किया था हमने, जैसे एडल्ट्स का हम लोग ने जो उदाहरण लिया था, ये 175 सेंटीमीटर लिया था और ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए या 230 सेंटीमीटर। तो अगर एवरेज 175 सेंटीमीटर है एडल्ट का हाइट, और हमारे नाप में ये निकल रहा है कि 95% समुदाय के लोग करीब करीब, ये कितना हुआ, दिस इज 25 into 55, so 120। ये तो बहुत गलत एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर से 175 से 230 सेंटीमीटर के जितने भी लोग हैं वो नॉर्मल ही हैं, पर उस और नॉर्मल है, मीन से ज्यादा है लेकिन नॉर्मल है। 175 से 120 सेंटीमीटर के जो लोग हैं वो सारे मीन से कम है लेकिन उनको भी नॉर्मल ही मानेंगे। 120 से कम जो होंगे, लेस देन 120 सेंटीमीटर वाले जो होंगे, यहां जितने भी लोग हैं इतने में
और इतने में जितने लोग हैं मोर देन 230 सेंटीमीटर वाले, वो सबको हम एबनॉर्मल माने। सो स्टैंडर्ड डिविएशन का उपयोग कुपोषण में इस तरह से किया जाता है, जो कम है या ज्यादा है उनको पहचानने के। अब सवाल यह है कि ये 95% किसके 95%? ये कोई एक बिल्कुल स्वस्थ समुदाय के लोगों को लेना पड़ेगा हमको, जहां हमें पता है कि कोई बीमार नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी ग्रोथ में। वैसे वाले लोगों का सॉरी, वैसे वाले लोगों का हम लोग जब नाप के देखेंगे तो उनमें से उनके जो बीच के 95% है वो सारे को हम नॉर्मल मानते हैं, उसके आगे पीछे के लोगों को हम एबनॉर्मल मानते हैं। अब वो पॉपुलेशन को उससे क्या मिल गया हमको कि 120 से कम है तो उसको हम, क्योंकि मान लीजिए कि ये जो है परफेक्टली हेल्दी पॉपुलेशन का हमने देखा, और उसमें हमको मिला कि ये 120 सेंटीमीटर सबसे छोटा हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 230 हो सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो एबनॉर्मल, इससे कम है तो एबनॉर्मल। फिर क्या करेंगे, ये मानक को लेके हम हमारे समुदाय में जाएंगे। स्टैंडर्ड समुदाय का तो देख लिया हमने, उससे स्टैंडर्ड मिल गया हमको। स्टैंडर्ड से क्या मिला, अपर लोअर लिमिट मिल गया, प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। और उसको लेते हुए उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे बच्चों पर और हमारे समुदाय में। हमारे समुदाय में जिसका मान लीजिए कुछ 120 सेंटीमीटर से कम जिसका वो निकला, तो उसको हम कहेंगे वो नाटा है। 230 से ज्यादा है तो बोलता है अति लंबा है, एबनॉर्मली लंबा है। यानी क्या कि ये 230 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उसमें कोई रोग है इसलिए ज्यादा है, या तो उसमें कोई कमियां है इसलिए ज्यादा है। और 120 जो से कम जो है वो कम इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, कुछ रोग है, इसीलिए वो कम है। बीच के लोग आर ऑल नॉर्मल, ये कहें। ये इसके आधार पे हम देखते हैं कि WHO ने क्या किया। हाँ, गो बैक टू स्लाइड्स। नेक्स्ट। सो WHO के ग्रोथ स्टैंडर्ड जो है वो कैसे उन लोग ने किए थे, ये विश्व में 6 ये देशों के बच्चों को लिया। ब्राजील, घाना, भारत, नॉर्वे, ओमान और USA के बच्चों को लिया। सब मिला के 8,500 बच्चों को लिया। और 1997 और 2003 के बीच उनका फॉलोअप किया। 2 साल तक बर्थ से, यानी अस्पताल में उनका जब जन्म हुआ वहां से बच्चों को पकड़ा और वहां से 2 साल तक फॉलोअप किया। और साथ साथ में 18 से 71 माह के बच्चों को और अलग बच्चों को उनका एक क्रॉस सेक्शनल भी किया। उनके ने ऐसे एक बड़ा सर्वे किया जिसमें ये सारे बच्चे थे इनफ मात्रा में, और उनसे जाके सॉरी ये क्यों आ रहा है पता, क्या क्या नापा, हाइट नापी, वेट नापा, हेड सर्कमफ्रेंस नापा, स्किन फोल्ड थिकनेस, यानी अगर आपने ऐसे चिमटी भरी तो उसमें कितना इसकी मोटाई कितनी है, कितनी फैट कितना है हमारे स्किन के नीचे वो, और मोटर माइलस्टोन्स नापे। 1 साल तक क्या बच्चा बैठने लगा, चलने लगा, ये सब पूछा। तो ये सब सर्वे किया। और ऐसे ये करने के लिए ये इन 6 देशों में से कौन से बच्चों को लिया जिनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे थे, जिनको कोई दिक्कत नहीं थी उनके एनवायरनमेंट में, जो कंटिन्यूअस फॉलोअप के लिए अवेलेबल होने वाले थे, माइग्रेंट नहीं थे, जो WHO जो कहता है कि बच्चों के जिस तरह से खाना पीना देना चाहिए वैसे देते थे, वैसे बच्चों को पकड़ा। सिर्फ फुल टर्म बच्चों को लिया, सिर्फ ट्विंस और ट्रिपलेट्स को नहीं लिया, सिर्फ सिंगल बर्थ को लिया। क्योंकि जब मैटरनल स्मोकिंग इसीलिए एक्सक्लूड किया गया कि स्मोकिंग से स्टंटिंग होता है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो जो माताएं स्मोकिंग कर रही थी उनके बच्चों को नहीं लिया, और अगर बच्चे को ही कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई तो उसको नहीं लिया, उसको ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे बच्चों को लेके ना, ऐसे स्वस्थ बच्चों को लेके ये 6 देशों में से 8,500 बच्चों पर यह स्टडी की गई, और जिसके आधार पर हमें
उसके उसका सारे के ये मिला, हाइट वेट अलग अलग समय पे ये सब मिला। इससे क्या क्या मिला, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक उसका डिटेल टेबल, अरे सॉरी क्या हो, हाँ सो ये शेयर करने दीजिए प्लीज जितेंद्र जी। हाँ, ये क्या बताता है हमको, ये अलग अलग उम्र के अलग अलग 1 महीना 2 महीने के कितने कितने बच्चे हैं, वो हर एक में कुछ करीब करीब 400 बच्चे थे, वो आंकड़ा यहां दिया नहीं है। ये उम्र के बच्चों में एवरेज मीडियन लेंथ इन सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर मीडियन क्या था उनका, उनकी लंबाई कितनी थी। तो 49 सेंटीमीटर पता चला कि एट बर्थ 0 मंथ के बच्चे लगभग 49 सेंटीमीटर के थे, कद के थे एट बर्थ। सिमिलरली हर एक महीने में अलग अलग है। सो देखिए फॉर एग्जांपल 1 साल के बच्चे क्या है 74 सेंटीमीटर, यानी 1 साल का ये गर्ल्स हैं, ये सारी बच्चियां लड़कियां। तो 1 साल की लड़की जो है वो 74 सेंटीमीटर की मिली ऑन एन एवरेज, और ऑन एन एवरेज 49 सेंटीमीटर की लड़की मिली एट बर्थ। 1 साल में यानी करीब करीब 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई उसकी। इसमें फिर जब देखा कि प्लस और माइनस 34%, दैट इज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का कौन से रेंज में आता है, तो 47.3 और 51 सेंटीमीटर के बीच करीब करीब 68% बच्चियां मिली। या 1 साल की बच्चियां देखो तो 1 साल की बच्चियों में करीब 71.4 और 76.6 के बीच 34% बच्चियां थी। सिमिलरली 68.9 और 79.2 के बीच 95% ऑफ बच्चियां थी 1 साल की। यानी 1 साल की बच्चियों ये लड़कियों को देखा, ये 6 राज्यों के 6 देशों के सारे बच्चों को इकट्ठा करते हुए, तो उनका एवरेज 1 साल पे कितना हाइट था 74 सेंटीमीटर, उसका रेंज कितना था 68.9 से 79.2। और जैसे हमने पहले देखा कि हमारा कन्वेंशन क्या है कि 95% बीच के जो 95% होता है उसको हम सब सामान्य मानते हैं, और चूंकि ये सारे स्वस्थ बच्चे थे तो इनके बीच के जो 95% बच्चे थे तो वो सारे को हमने नॉर्मल माना। इसका मतलब इस पर से एक मानक हमको मिलता है कि अगर 79.2 यानी 1 साल की अगर लड़की है और उसकी हाइट जो 79.2 से अधिक है तो वो एबनॉर्मल है, और 1 साल की बच्ची है और वो उसकी हाइट 68.9 से कम है तो वो एबनॉर्मल है, यानी नाटी है। सो नाटापन का डेफिनेशन ये हमको मिल गया कि नाटापन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर 1 साल की बच्ची है और उसका 68.9 सेंटीमीटर से उससे कम है उसका उसकी लंबाई, तो उसको हम नाटा कहेंगे, सो स्टंटेड कहेंगे। वैसे ही इसमें देखोगे आप कि -3 SD का है, वो क्या है 99 करीब 99.8% बच्चे बीच के जो है उनको एक्सक्लूड करते, उससे बाहर के जो बच्चे हैं उसको हम सीवियर स्टंटिंग सीवियरली स्टंटेड कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये -3 SD का जो है ये 66.3 है, तो 66.3 सेंटीमीटर से अगर कम है किसी की भी हाइट तो हम उसे सीवियरली स्टंटेड कहेंगे। इससे ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इसमें और एक बात देखने जैसी है जो टेक्निकली समझना हो तो समझ में आता है क्या है। ये लिखा है यहाँ, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 माह के बच्चों के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन है। 1 माह के बच्चियों के लड़कियों में 1 माह के लड़के 1 माह नहीं सॉरी एट बर्थ 0 मंथ्स ऑन द डे ऑफ बर्थ उनकी जो हाइट होती है हमने देखा 49 सेंटीमीटर है एवरेज। तो उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे नापा गया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का एक आंकड़ा मिलता है अपने को,
1.86, यानी 49 माइनस 1.86 यानी 47.3, माइनस 1.86 यानी 45.4, 49.1 प्लस 1.86 यानी 51, प्लस 1.86 यानी 52.9. So that is how it is laid out. So standard deviation एक कैलकुलेट किया जाता है स्टैटिस्टिकली और उसको जोड़ के कहते हैं कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है इसमें. सो सिमिलरली एक स्टैंडर्ड डिविएशन एक साल की उम्र पे 2.6 सेंटीमीटर है. So यहाँ the standard deviation is 1.86 centimeters. यहाँ it is 2.57 centimeters at by the age of 1 year. So this is how the childhood growth standards are laid down. Next slide. तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो एक WHO ने सिंप्लीफाइड टेबल्स बनाए हैं और सिंप्लीफाइड टेबल्स में आपको ये मिलता है कि मीडियन कितना है, -2 का वैल्यू क्या है, प्लस -3 का वैल्यू क्या है, +1 का क्या है, +2 का क्या है, +3 का. तो ये लेंथ फॉर एज हो गया गर्ल्स का. और यही इसी को लेके आपने अगर ग्राफ बनाया तो आपको ये ग्राफ मिलता है जो जिससे हम काफी वाकिफ हैं. ऐसे वाले ग्राफ्स हम पिछले दायकों से यूज कर रहे हैं हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए. तो ये ग्राफ ये इस तरह से बनाए जा रहे हैं. अब ये ग्राफ के मैं 2 मिनट रुकूंगा और बताऊंगा कि ग्राफ में क्या क्या है और हमारे जो ग्राफ्स हैं उसमें क्या अंतर क्या आता है. इसमें ये जो बीच वाली जो लाइन है ये एवरेज है, मीडियन जो हमने देखा 49.1 सेंटीमीटर या 74 सेंटीमीटर वाला जो देखा वो यहाँ फॉर एग्जांपल एक साल के बच्चे में 74 सेंटीमीटर है और एट बर्थ ये 49.1 सेंटीमीटर है. तो ये जो हमने देखा उसका मीडियन है. ये -1 स्टैंडर्ड डिविएशन या -2 स्टैंडर्ड डिविएशन. ये भी ऊपर +1 +2. तो अभी हमने जो सिद्धांत समझा कि -2 से लेके +2 के बीच के जितने भी बच्चे हैं उसको हम सामान्य मानेंगे. उसका तात्पर्य ये है कि ये ऊपर की लकीर और नीचे की लकीर के बीच में जितने भी बच्चे हैं सारे सामान्य हैं. कभी भी आपने इस पर कोई प्लॉट किया और पता चला कि इसके ऊपर कोई है या उसके नीचे कोई है, उसका प्लॉट गिरता है, तो उसे हम असामान्य या मैलनरिश्ड मानेंगे, कुपोषित मानेंगे. तो ये बेसिक बात हुई हमारे ग्राफ्स में. और ऐसे ये किसके ग्राफ्स हैं? ये सारे लेंथ फॉर एज के. अब तक जितने भी हमने उदाहरण देखे सारे के सारे लड़कियों में लंबाई उम्र के हिसाब से कितना है, ये इसके सारे मानक हैं. ऐसे ही एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ मानक हम बना सकते हैं वेट फॉर एज के लिए जो हम ICDS में इतने सालों से यूज कर रहे थे. और जो वेट फॉर एज के लिए कर सकते हैं. ये जो हम लोग ने देखा वो लेंथ फॉर एज है. लेंथ कब तक नापते हैं? 2 साल तक लेंथ नापते हैं. उसके बाद हम हाइट नापते हैं, खड़ा करके बच्चे को नापते हैं. उसके बाद उसी को हम लोग उसी का जो मानक जो होते हैं उसको वी कॉल इट हाइट फॉर एज. और वेट फॉर एज यानी जो ICDS में नापते हैं सिर्फ वजन देखते हैं और देखते हैं कि उसके उम्र के हिसाब से कितना है, वो वेट फॉर एज हो गया. एंड फाइनली देयर इज वेट फॉर हाइट. वेट फॉर हाइट क्या है? कितने लेंथ के लिए कितना वजन होना चाहिए. मान लीजिए मेरा अभी 171 सेंटीमीटर है मेरी हाइट, तो नॉर्मल में मेरा वजन कितना होना चाहिए था और उसके तुलना में मेरा वजन एक्चुअली कितना है, उसका भी मीडियन होगा, +2 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा. उसके बीच के उसका जो रेंज मिलेगा उससे ज्यादा है, उससे कम है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं तो वेट फॉर हाइट मेरा कम है या ज्यादा. तो वेट फॉर हाइट से हम लोग वेस्टिंग डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम स्टंटिंग डिटेक्ट कर सकते हैं और इससे अंडरवेट. इसीलिए ये 3 प्रकार के मानक होते हैं. ICDS में फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग वेट फॉर एज ही यूज करते आए. अब आजकल हाइट
नापना, लेंथ नापना, हाइट नापना ये शुरू किया है। तो हम लोग स्टंटिंग पहचान पा रहे हैं, ये भी पहचान पा रहे हैं, और इसके आधार पे नेचुरली हाइट ले लिया तो वेट फॉर हाइट तो मिलता ही है। सो ये बात हो गई किस तरह से हम लोग ये नापते हैं। आईसीडीएस के चार्ट्स में टिपिकली, और वो शायद मेरे पास अभी उसका स्लाइड नहीं है, लेकिन टिपिकली आईसीडीएस के चार्ट में इतना ही होता है। ये हरा है, ये केसरी है, और ये लाल या वाटर येलो है, और ग्रीन, येलो और रेड या ऑरेंज है ना। ये 3 जोन्स हम लोग वेट चार्ट पे देखते हैं। उसका मतलब क्या कि ये दो के बीच है, ये लकीर कौन सी है, ग्रीन के नीचे वाले, ग्रीन कहां पूरा होता है, वो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जहां येलो खत्म होता है वो हमारा -3 स्टैंडर्ड डिविएशन। उससे नीचे, उससे भी कम वाले जो है वो तीव्र कुपोषित हम मानते हैं, तो लाल में मानते हैं। तो दिस इज द बेसिस। क्या मिस कर रहे हैं हम लोग इसमें? नॉर्मल सिर्फ इतने बच्चे नहीं है, इसके ऊपर भी इतने ही बच्चे होने चाहिए। इसके ऊपर भी उतने होने चाहिए। तो यहां के बच्चे हो एक्सट्रीमली ओवर नरिश्ड, ओवरवेट, ओबीज यहां कहेंगे। यहां जो है हम लोग ये वाले बच्चों को हम ओवरवेट कहेंगे, और ये दोनों के बीच के जितने भी बच्चे हैं वो सारे को हम नॉर्मल कहेंगे। तो देखना था हमने इस तरफ, इस तरह से, लेकिन हमारे प्रिंटेड चार्ट्स में हमको क्या मिलता है, सिर्फ इतना मिलता है। इसका महत्व क्या है मैं भी आगे चल के मैं समझाऊंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट। ये अगर बिहार का डेटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत कुछ अलग नहीं होगा। ये बताता क्या है कि हर एक उम्र पे हमारे कितने बच्चे स्टंटेड होते हैं। ये NFHS 4 का बिहार का डेटा है। क्या दिखाता है कि पहले 3 महीने के बच्चे जो हैं करीब करीब 18% स्टंटेड है। वो मात्रा बढ़ती जाती है, करीब करीब 2 साल से कम, यानी जस्ट 21 to 23 मंथ्स के जो बच्चे हैं उसमें 70% मैलनरिश्ड हो जाते हैं, स्टंटेड हो जाते हैं, और उसके बाद करीब करीब उतना ही रहता है। ये सबका जब एवरेज गिनते हैं तो हम कहते हैं कि बिहार का एवरेज स्टंटिंग कितना है, अंडर 3 चिल्ड्रन में या अंडर 5 चिल्ड्रन में 45% है या 48% है, जो कुछ। छत्तीसगढ़ का भी करीब करीब उतना ही है, थोड़ा सा कम है उससे। सो ये दिस इज हाउ स्टंटिंग की मात्रा निकलती है। तो ये कहां से निकाला हमने, स्टंटिंग के सब आंकड़े कहां से निकले? जो हाइट मेजर किया था उसको हमने वो WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया, पता किया कि इसमें वो हरा में आ रहे हैं कि हरे से कम में आ रहे हैं। तो येलो और लाल के सारे बच्चों का यहाँ दिया हुआ है। तो येलो और लाल के सारे बच्चे का मिलके इतना परसेंटेज निकलता है। दिस इज हाउ वी नो कि इतने स्टंटेड हैं। यहाँ बिहार के आंकड़े मोर और लेस, छत्तीसगढ़ का भी यही निकलेगा। नेक्स्ट। अब मजे की बात है कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि कुपोषण किसमें होता है, स्टंटिंग किसमें होता है? जो गरीब हैं उनमें स्टंटिंग होता है, बाकी सब स्टंटेड नहीं होते, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। हकीकत क्या है कि हम जब ये जो इसमें ये जो ग्रीन जो लाइन है वो WHO के मानक के अनुसार जो मैंने यहां जो बनाया था वैसा ही एक स्टैंडर्ड कर्व है। ये बिहार के बच्चों का कर्व है, यहां मीन में यहां करीब करीब यहां कहीं आता है। अच्छा सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया। ये जी स्कोर जो होता है, जी स्कोर या जेड स्कोर जो कहते हैं उसको, इट इज द सेम एज स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो एक नॉर्मलाइज्ड जेड स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। उसके स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन
-2SD कहो या -2Z स्कोर कहो, इट इज द सेम। सो जहां कहीं Z स्कोर दिखेगा आपको या स्टैंडर्ड डिविएशन दिखेगा, दोनों को एक समान मानिए तो चलेगा। तो बिहार में फॉर एग्जाम्पल ये पीक है, वो कहां है? WHO स्टैंडर्ड के -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी थोड़ा कम है, यहां कहीं है। तो -2.2 लेट अस से, उतने, दैट इज दी, उसका जो कुछ हाइट है, दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ बिहारी चिल्ड्रन अंडर 5 years old। छत्तीसगढ़ का भी कुछ ऐसा ही मामला होगा। इसमें क्या दिखता है हमको कि प्रैक्टिकली सारे के सारे बच्चे यहां यहां तक होने चाहिए थे, वो सारे के सारे यहां हिल गए, कम है। ऐसा नहीं है कि कुछ गरीब बच्चे बहुत कुपोषित है और सारे अच्छे बच्चे तो यही हैं, अच्छे घर के बच्चे, ऐसा नहीं। बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि जितने भी बच्चे को हमने नापा, सारे के सारे एक साथ, मान लो जैसे कि सभी को एक साथ कुछ एक समान कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसके वजह से सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं। इसको हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। यानी ये सारा कर्व जो है वो यहां से यहां जो चला गया, इसको हम शिफ्ट टू लेफ्ट कहते हैं। सारे के सारे बच्चे कुपोषित हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कुपोषित हैं बाकी सारे ठीक। इसका आपके पास ऑलरेडी ऑल द टाइम आपके पास डेटा है, और उसको मैं जस्ट आपको एक उदाहरण देता हूं। यूनिसेफ ने सालों से हमको एक बड़े बड़े जो फ्लेक्स के चार्ट्स दे रखे हैं, हमारे आंगनवाड़ी पे हम लगा के रखते हैं, जहां सामुदायिक हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, है ना। तो उन चार्ट्स में जब हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट कैसा दिखता है उसका, जब एक प्लॉट बनाता हूं मैं, ब्लैक कर गया। ये आईसीडीएस के 3 लकीर बनाई है मैंने अप्रोक्सीमेटली, आईसीडीएस के ग्रोथ चार्ट्स की, और मैं एक बच्चों का प्लॉट कर रहा हूं। एक गांव में जितने भी बच्चे हैं सारे का प्लॉट है। क्या दिख रहा है? बेसिकली ऐसे देखो तो लगता है कि करीब करीब सेम है, जैसे ग्रोथ होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है। लेकिन गौर से देखिए, जब बच्चे छोटे थे तब ये ऊपर वाली लकीर के ऊपर भी बच्चे बहुत सारे थे। जैसे जैसे नीचे आते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, बड़े होते गए, वैसे वैसे इन नीचे वाले लकीरों में ज्यादा बच्चे हैं, ऊपर वाला है नहीं, ऊपर वाले कम है। अगर आईसीडीएस के ग्रोथ चार्ट्स में सचमुच हमने दूसरी ऊपर वाली भी लकीर बनाई होती जो बनानी चाहिए थी, तो इसका चित्र ज्यादा क्लियर हो जाता। अगर हमारे सारे बच्चे सामान्य होते, मान लीजिए, तो ये प्लॉट कहां होना चाहिए था? लाल में बना रहा हूं, सारे बच्चे हरे में होने चाहिए थे, बहुत ही कम उसके ऊपर नीचे होने चाहिए थे। ये लाल और काले का आप कंपेयर करिए तो पता चलेगा कि जितने बच्चे यहां होने चाहते सारे के सारे यहां, जो मैंने वो ग्राफ में दिखाया आपको शिफ्ट टू लेफ्ट, वो आपके सामने समक्ष हर रोज दिख रहा है। किसी भी आंगनवाड़ी में चले जाइए, आपको ये चित्र दिखेगा। आपको ये जो हम जिसको हम कहते हैं हरा, हरे के ऊपर भी उतने ही होने चाहिए थे जितने हरे के नीचे है, उसी को तो हम नॉर्मल कहते हैं। क्या देखा था हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? अगर मीडियन है तो दोनों साइड समान बच्चे हैं, है ना।
तो समान बच्चे होने चाहिए। अगर हमारे सारे बच्चे सुपोषित होते तो उनका एवरेज ये होता, और आधे बच्चे यहां 50% यहां होते, 50% यहां होते। ऐसा नहीं, हमारे प्रैक्टिकली इसके नीचे जो है 50% की जगह पे हमारे यहाँ प्रैक्टिकली 95% बच्चे उसके नीचे, या तो 90% बच्चे। सो हमारे यहाँ जो कुपोषण है वो 90% या 95% है। इनफैक्ट ये भी सोचो कि ये जो काले बच्चे यहाँ मैंने थोड़े जो काले डॉट्स बनाए, अगर उनकी परिस्थितियां ठीक होती तो शायद उनको कहाँ होना चाहिए था, यहाँ, लेकिन वो भी आ गए। उतना ही हुआ है कि वो इस लकीर के नीचे नहीं आए हैं, इसलिए हम उनको सामान्य कहते हैं। हकीकत यह है कि उनकी प्रगति, उनकी वृद्धि भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उनके पोटेंशियल के अनुसार नहीं ग्रो। सो एक बेसिक इसमें से मुद्दा यह निकलता है कि हमारे यहाँ जो कुपोषण है वो ये 40% या 45% या 30% हम लोग जो नाप के बताते हैं, या तो सीवियर में हम बताते हैं कि 2% है, 3% है, 5% है, सब गलत है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकली 100% मैल्यूट्रिशन, हर एक बच्चा कुपोषित। सो बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतना कुपोषण क्यों है, और यही कारण है कि हम इससे इतना चिंतित हैं। गो बैक टू द स्लाइड्स। तो ये जो है ये ओवरऑल हो गया। 5 साल के बच्चे जितने भी कम है, वो सारे के बच्चे का क्या हालत है, तो सारे के सारे शिफ्ट हो चुके हैं। अलग अलग उम्र में क्या होता है, जो मैंने अभी एक ग्राफ में दिखाया व्हाइट बोर्ड पर, वही मैं आपको ये एक्चुअल डेटा में दिखाऊंगा। नेक्स्ट। तो ये क्या दिखा रहा है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिर्फ इतने ही बच्चे, नेक्स्ट, सिर्फ इतने ही बच्चे -2 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे होने चाहिए थे, अबाउट 2.5%। उसकी जगह पे हमारे प्रैक्टिकली आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, स्टंटेड हैं। नेक्स्ट। अगर हमने अलग अलग फुल 0 to 60 मंथ्स के बच्चे थे, 5 साल तक के सारे बच्चे, अब सिर्फ पहले 6 महीने के बच्चे देखो तो पता चलता है कि अरे इतना सारा तो नहीं है, सारे मोर और लेस सिमिलर है। इसका पीक और इसका पीक इतना दूर नहीं है, स्प्रेड आउट ज्यादा है लेकिन बहुत सिमिलर है। नेक्स्ट 6 महीने में देखो तो थोड़ा हिला है, इस और गया है। उसके बाद के 6 महीने में ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच गया है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक। और उसके बाद जितना भी आप देखोगे उसका पीक फिर आगे हिलता नहीं है। 1.5 साल से 2 साल के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चे, सभी का पीक यही है। प्रैक्टिकली इट इज स्लाइटली बिलो द -2 स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क। इसका मतलब क्या है कि जितना भी कुपोषण होना था हमारे समुदाय में, वो शुरुआत के 6 महीने में ज्यादा कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके बाद रैपिडली बढ़ा। 1.5 साल तक में जितने बच्चे को कुपोषित होना था हो चुके, और उसके बाद आगे कोई कुपोषित ज्यादा होता नहीं। तो कुपोषण या पर्टिकुलरली स्टंटिंग जो है, तो जो कुछ होना है वो पहले 1.5 साल में हो जाता है, उसके बाद ज्यादा कुछ होता नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये स्लाइड में तीन बताएं, स्टंटिंग कितना है, वेस्टिंग कितना है, और अंडरवेट कितना है। ऊपर वाली सबसे ज्यादा जो सबसे पहली वाली जो लकीर है वो स्टंटिंग की है। अलग अलग महीनों में, अलग अलग उम्र में कितने फीसदी बच्चे स्टंटेड हैं। तो जन्म पर करीब करीब 10% स्टंटेड है। वो बढ़ के क्या होता है कि मान लो 1 साल की उम्र तक करीब करीब 50% या 45% जितने स्टंटेड हो जाते हैं, एंड लगभग 20-21 मंथ्स तक इट रीचेस अबाउट 60%, और उसके बाद उतना ही रहता है। उसके बाद बहुत ज्यादा हिलता नहीं। सो जो कुछ स्टंटिंग बढ़ना है, जन्म से लेके करीब करीब 21 महीने की उम्र तक स्टंटिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद नया स्टंटिंग होता नहीं। वेस्टिंग की कहानी कुछ कंप्लीटली अलग है। जन्म के वक्त सबसे अधिक स्टंटिंग है, दुबलापन, और सो वहां आपके सैम बच्चे ढूंढने हो तो आप तुरंत एट बर्थ ढूंढ लीजिए, तो सबसे ज्यादा मिल जाएंगे आपको। और
कंटिन्यूअसली वो कम होते रहता है, करीब करीब इट रीचेस अराउंड अबाउट 15% बाय द एज ऑफ अबाउट 3 years, और उतना ही रहता है उसके बाद। 2.5 साल के बाद करीब करीब 15% जितना रहता है, आधा हो जाता है, पहले जितना था उसका आधा हो जाता है। और ये कितना होता है, ये शुरुआत 10% से हुआ 60% तक जाता है, 6 गुना बढ़ता है स्टंटिंग। और अंडरवेट, चूंकि अंडरवेट क्या है, ये दोनों का एवरेज है, तो अंडरवेट करीब करीब स्टंटिंग के साथ में ही जाता है। तो स्टंटिंग नापो या अंडरवेट नापो, मोर और लेस आपको सिमिलर नंबर्स मिलेंगे, कितने स्टंटिंग है, कितने बच्चे स्टंटिंग है उसके। तो ये एक, गो टू द नेक्स्ट वन, हो गया। सो ये बेसिक बात हो गई हमारे स्टंटिंग और वेस्टिंग की। कम बैक टू दिस, वो एक दो स्लाइड्स हैं और जस्ट जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है, what we should understand is that हमें अगर कुपोषण समझना है, कुपोषण के लिए कुछ करना है, तो ऐसा नहीं है कि जाके कोई कौन है कुपोषित ढूंढ लो और उसके लिए कुछ कर दो। डेटा से बहुत साफ है कि हमें बच्चों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा सूनर और लेटर कुपोषित होने वाला ही है। उसका जो पोटेंशियल है, जितने गति से बढ़ना था उतने गति से बढ़ना कम कर ही देगा, ये हम जानते हैं। Can you go back to earlier slides? So you're making the changes now. Okay. So therefore कुपोषण के लिए कुछ करना है हमें, तो ऐसा कुछ समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि सारे बच्चों को क्यों इतना कुपोषण है, ऐसा क्यों कि हर एक बच्चा कुपोषित हो रहा है, और हर एक बच्चा कुपोषित हो रहा है तो हर एक बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। कैन यू गो बैक स्लाइड्स, ये नॉट दिस वन, नहीं उसमें देयर आर 2-3 स्लाइड्स ऑन दिस, नीचे कोई नहीं। अच्छा, तो देन अभी जो भेजा उसमें वो वाला नहीं, उसमें वो भेजे दो स्लाइड, अच्छा 2 ही है, तो जस्ट पुट अप द अदर स्लाइड्स ना, बीच वाले जो कॉज ऑफ, जो एक डायग्राम है ना, वो डायग्राम और उसके बाद का वो दोनों स्लाइड्स, यू अंडरस्टैंड कौन से दो, ये वो दोनों भेज। तो सवाल क्या है हमारा कि व्हाई इज एवरी सिंगल चाइल्ड मैलनरिश्ड, हर एक चाइल्ड क्यों, हर एक बच्चा क्यों कुपोषित, हर एक बच्चा क्यों स्टंटेड और स्टंटेड हो जाता है। तो ऐसे कारण ढूंढने पड़ेंगे जो सभी के लिए लागू है। तो उसमें ऐसे 2 कारण निकलते हैं, हर एक स्टडी में से फाइनली 2 कारण ऐसे निकलते हैं हमारे कि जो हर एक बच्चे को लागू होता है। पहला कारण यह है कि बच्चों को हम, ये जो हम जितना खाना खिलाना चाहिए उतना खाना नहीं खिला। कब? पहले 2 सालों में। जो कुछ कहानी है प्लीज याद रखिए, ये सारी कहानी पहले 2 सालों की है या उसके पहले की। 2 साल के बाद हम कुछ भी करेंगे सब कुछ व्यर्थ है, इंक्लूडिंग आपका टीएचआर, स्पॉट फीडिंग, सब कुछ व्यर्थ है। कुपोषण पर कोई फर्क नहीं लाएगा वो। तो जो कुछ भी करना है आपको तो पहले 2 सालों में करना है। और उसमें भी हम जो पहले 6 महीने में क्या करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है, स्तनपान हमारे यहाँ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ जैसे ट्राइबल एरियाज में, तो डेफिनेटली बहुत हाई रेट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होंगे, इन्हें ब्रेस्ट फीडिंग हर बच्चे को मिलता है। और साथ साथ में ये भी है कि कभी कभार कुछ थोड़ा सा पानी वानी भी पिला देते होंगे, लेकिन बॉटल से जानवर का दूध पिलाना ये बहुत कम होगा। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग काफी अच्छा है, या तो प्रिडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग काफी अच्छा है। प्रिडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी बहुत फर्क नहीं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ये भी हमने देखा है कोई भी स्टडीज में कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और स्टंटिंग के बीच कोई रिश्ता नहीं, यानी अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया या नहीं किया तो स्टंटिंग के रेट में कोई फर्क पड़ता नहीं। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट, जहां जहां
एक्सक्लूसिव या प्रिडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, उसमें हमें ब्रेस्ट फीडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ 6 माह के बाद जो हम खाना खिलाते हैं वो खिलाया जा रहा है कि नहीं। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है, आप एनएफएचएस के जो अभी फॉर एग्जांपल लेटेस्ट आंकड़े देख लीजिए, एनएफएचएस 5 के जितने भी आंकड़े आए हैं, 22 स्टेट्स के आंकड़े आए हुए हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के आप में एक या दो इंडिकेटर जो मेन है वो देख लीजिए। एक इंडिकेटर क्या है? डाइटरी डाइवर्सिटी। क्या बच्चे को जितने डाइवर्स खाना, जितने अलग अलग किस्म का खाना खिलाना चाहिए उतने अलग अलग किस्म का खाना खिलाया जा रहा है क्या? और वहां आपको दिखेगा कि 6 से 23 माह के बच्चे जो हैं उनमें नॉट इवन 20% आर गिवन एडिक्वेट डाइट। जितना डाइवर्सिटी जितनी होनी चाहिए उतना डाइटरी डाइवर्सिटी है ही नहीं। और दूसरा, और ये देयरफॉर ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम या बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, सारे देश का, इवन तमिलनाडु देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, सभी में ये प्रॉब्लम। इसका इसी का नतीजा है कि इन जनरल साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे राज्यों में दुनिया में सबसे ज्यादा स्टंटिंग है। और यहां के लोग, इवन एडल्ट्स का जो कद है वो काफी कम होता है जितना होना चाहिए उससे। वी आर ऑल शॉर्ट पीपल। हम लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, ऑल ऑफ अस हैव ग्रोन नॉट टॉल इनफ। हमारा जितना पोटेंशियल था उतना हम लोग ने पाया नहीं। अरे मैंने बनाया था, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो ये जो है, दिस इज एक, ये समझने के लिए कि स्टंटिंग के बेसिक कारण क्या है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ऐसे कहने में, बातों में ये बातें निकलती है कि स्टंटिंग हो जाने से बहुत नुकसान है। वो क्या नुकसान है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2-3 नुकसान बताए जाते हैं। एक तो ये कहते हैं कि मोर्टेलिटी ज्यादा होती है कुपोषित बच्चों में। दूसरा ये बताया जाता है कि स्कूल एज में उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। तीसरा ये बताया जाता है कि क्योंकि उसके बेसिकली कि उसको ब्रेन डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं होता है, ये इसीलिए उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। एंड ओवरऑल एज एन एडल्ट उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, सो उसका जो अर्निंग है वो कम होता है, ये हम लोग कहते हैं। ये जब हम डिटेल में विश्लेषण करते हैं तो 3-4 बातें बहुत साफ निकल के आती है। और ये जो है एक थियरी, रिसेंट इसका विश्लेषण होते जा रहा है, एग्जैक्टली स्टंटिंग के कॉजेस क्या हैं और किस वजह से बच्चों की मोर्टेलिटी ज्यादा है, या वो उनको जो लर्निंग कैपेसिटी कम होती है वो क्यों है, ये सब उसके बहुत बहुत कुछ विश्लेषण है। तो ये जो डायग्राम में जो दिखाया गया है, एक रिसेंट आर्टिकल में निकला था 2019 में, इसका यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। ये कहता है कि ये लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन है स्टंटिंग से क्या क्या होता है प्रॉब्लम। स्टंटिंग होने से प्रॉब्लम होता है, क्या होता है कि अगर स्टंटेड बच्चा है तो वो जब बच्ची है, तो बच्ची जब मां बनती है तब उसको डिलीवरी में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा, उसका जो बच्चा है वो जो बाहर निकलने का रास्ता है वो बहुत नैरो है, इसलिए वहां बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वहां उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मोर्टेलिटी हो सकती है, मॉर्बिडिटी हो सकती है। दैट इज एक रास्ता है। दूसरा क्या है, स्टंटेड बच्चे जो होते हैं उनके बच्चे भी स्टंटेड होते हैं, और वो स्टंटेड होने की वजह से वो आगे चल के उनको दूसरी दिक्कत होती है। तो स्टंटिंग इटसेल्फ सिर्फ इतना ही है उसका प्रॉब्लम। तो फिर ये जो हम लर्निंग कैपेसिटी की जो बात करते हैं कि मानसिक वृद्धि नहीं होती, वो कहां से आ रहा है? अब माना जा रहा है कि जिस कारण से कुछ जो उसकी परिस्थितियां थी, जो त्रुटियां थी उसके एनवायरनमेंट में, उसकी परिस्थितियों में, उन त्रुटिपूर्ण परिस्थितियों के वजह से स्टंटिंग हुआ। उन्हीं परिबलों के वजह से उसका डेवलपमेंट भी कम हुआ, उसकी वर्क कैपेसिटी कम हुई,
उसको कुछ ना कुछ आगे चल के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब ज्यादा होता है, हम जानते हैं ये भी। तो ये सारा का सारा उसके उसके बेसिक जो उसकी एनवायरनमेंट है उसके डेफिशिएंसीज की वजह से है, और उसी से स्टंटिंग भी होता है और उसी से ये सारा भी होता है, जिससे स्कूल में सीखने की क्षमता कम हो जाती है, और क्योंकि वर्क कैपेसिटी कम होती है तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होती है और उसका इनकम कम हो जाता है, उसका अर्निंग कम होता है। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो डायरेक्टली स्टंटिंग के नहीं है, बट स्टंटिंग के जो वजह है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो कुछ वजह है उससे स्टंटिंग भी होता है और उससे ये भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें ये मूल पे जाना पड़ेगा कि ये क्या है जिससे ये जो 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 त्रुटियां हैं वो क्या है, परिस्थितियों में क्या क्या त्रुटियां हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें जो इसी में से यूनिसेफ का जो फ्रेमवर्क है, malnutrition का फ्रेमवर्क, वो निकलता है कि स्टंटिंग के जो इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स हैं वो दो हैं, अपर्याप्त पोषण है और बीमारी है। जो मैंने दो बताई, मैंने सिर्फ पहले एक का उल्लेख किया, लेकिन द सेकेंड वन इज बीमारी। यानी अगर, और ये दो ऐसे हैं कि जो हमारे बच्चों में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल बच्चों को ये लागू होता है। हर एक बच्चे को हम ठीक से खाना नहीं खिलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पुअर है, डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं देते हैं, और दूसरा कि हर एक बच्चा बार बार बीमार पड़ता है क्योंकि हमारा जो वातावरण है, वो पर्यावरण है, वो ठीक नहीं है। पानी में दूषण है, पोल्यूशन है, ये सब के वजह से बच्चों में जो इन्फेक्शंस लगते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। और हम जानते हैं कि 6 माह का होता है तब तक बच्चे माँ के दूध से ये सबसे प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन 6 माह के बाद जब माँ का दूध कम पड़ने लगता है और बच्चा जैसे जब खेलने लगता है, पलट के आगे चलता है, जो मिलता है हाथ में वो मुंह में रखता है, सोशल बन जाता है, लोगों के साथ जाने लगता है, तब तक माँ के साथ था तब और, तो ये सब की वजह से उसके इन्फेक्शन लगने के चांसेस उसके बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए 6 माह के बाद उसकी बीमारियां बार बार होती रहती है। तो बार बार बीमारी होना और ये अपर्याप्त खाना खिलाना, ये दोनों के वजह से ये स्टंटिंग भी होता है। और बाकी के जो हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में जो देखा कि उसके सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, साथ साथ में उसका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं इनफ होता है, क्योंकि ये जो कुछ रूट प्रॉब्लम है वो इन्फेक्शन की वजह से और पुअर फीडिंग की वजह से जो कुछ होता है वो सिर्फ ना बोन हाइट को अफेक्ट करता है, लेकिन शरीर के हर एक अंग को अफेक्ट करता है, साथ साथ में मन को भी अफेक्ट करता है, मस्तिष्क को। तो वो ब्रेन डेवलपमेंट का भी में भी कमियां आती है। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट में जो कमियां आती हैं उसके वजह से बाकी सारा प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। सो ये बेसिक दो इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स ये वो क्यों है, ये जब दिखने जाते हैं तो उसके पीछे के सारे फिर अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स निकलते हैं। अगर घर में इनफ डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं है, घर में अगर खाना ही कितना हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का काउंसलिंग कर देंगे, बता देंगे कि ये इतना इतना खिलाओ, लेकिन घर पे जो कुछ है वो खिलाएंगे। घर में क्या होगा, उनके पास मेनली चावल होगा या रोटी होगी, उसके साथ शायद कोई पतली दाल होगी, एक आध कोई सब्जी होगी, साल में माह में एक बार शायद मीट आता होगा, कोई मीट मांस मच्छी खाते होंगे, कभी कभार अंडे खाते होंगे, शायद दूध होगा नहीं होगा। सो अगर अगर वो उस समुदाय वो परिवार चाहता भी है तो उसके न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी के कारण से वो इनफ पोषण नहीं दे पाता है। सो वो एक अंडर डिटर्मिनेंट हो गया। दूसरा ये है ये देखभाल, यानी पता ही नहीं है कि हमको बच्चों को खिलाना चाहिए। हम सब यही मान के बैठे हैं कि बच्चे तो सब, क्योंकि नाटापन किसको होता है, हर एक को होता है। कोई देख के पता नहीं चलता कि देखो उसका बच्चा नाटा है क्योंकि उसने ठीक से नहीं खिलाया, मेरे बच्चे ने ठीक से खाया तो नाटा नहीं है। ऐसा क्लियरली दिखता नहीं, परसेप्टेबल नहीं है। ऐसा ही लगता है कि सब एक समान है, तो सभी नाटे हैं तो सभी नॉर्मल ही होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। कोई नहीं खिलाता है तो मैं भी क्यों नहीं खिलाऊं। तो हमारे कल्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का कोई प्रैक्टिस है ही नहीं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अन्नप्राशन करते हैं, वो एक रिचुअल हो जाता है, 6 महीने पे एक खीर खिला दो, उसके बाद कुछ नहीं खिलाओगे तो चलेगा।
ये नहीं चलेगा, हर रोज खिलाना उसके बाद। और चूंकि हर रोज खाना खाने की बात है, तो पहले के थोड़े महीने जो है 6 माह से 9 महीने तक में अगर बच्चे और परिवार को, माँ को और अन्य सदस्यों को आदत पड़ गई कि बच्चे को क्या खिलाना है, किस तरह से खिलाना है, तो आगे भी वही अभ्यास चलता रहेगा। अगर उस उम्र में अगर अभ्यास नहीं हुआ तो उसके बाद बच्चा भी नेगेटिव हो जाएगा। उसको एक बार समझ जाता है कि मैं नहीं खाता हूं तो मेरे पीछे पड़ते हैं, मुझे गाना गाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं लोग, तो बहुत मजा आ जाता है, तो तू नहीं खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। वो भी समझ जाता है कि कितना कैसा अटेंशन लेना पेरेंट्स का। तो इसके वजह से जितना हो सके ऐसा, जब वो बिफोर द चाइल्ड गेट्स इनटू दैट और नेगेटिव फेज में जाए, उससे पहले उसको आदत डाल दो खाना खिलाने की। इसीलिए 9 महीने तक में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एस्टेब्लिश कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे में प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। अन्नप्राशन दिवस ठीक से हम लोग करेंगे तो वो एक एक ढंग है, बाकी भी है। और साथ साथ में इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो कुछ स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, इम्यूनाइजेशन से लेके विटामिन ए से लेके एनवायरनमेंट में जो कुछ स्वास्थ्य पेयजल है वगैरह वगैरह, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन के जो हमारे इंटरवेंशन है, वो ये सारे के सारे हम लोग करेंगे तो वी विल बी एबल टू एड्रेस ऑल ऑफ दिस। और उसके पीछे हमारे गरीबी, साक्षरता का अभाव वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ। तो बेसिकली ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कुपोषण, खास करके नाटापन जो है, जो हमारे कुपोषण के प्रैक्टिकली 90% के लिए जवाबदार नाटापन ही है। तो ये नाटापन के पीछे के जो परिबल हैं ये हैं, और इनको इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। तो मेनली अगर हम लोग ने 2 चीजें की, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ठीक से कराया और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया, तो हम इनको स्टंटिंग काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। एक सिर्फ बात बता दूं कि मान लीजिए कि आज हम लोग ने जितने भी बच्चे हैं आज 6 माह के हैं, ऐसे सभी बच्चों को पकड़ लिया और 1.5 साल तक उनको परफेक्ट हम लोग ने सब कुछ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग किया और उनको हर एक इन्फेक्शन से बचाया, तो वो जब 21 महीने के होंगे तब तक जो 60% हो जाना चाहिए था, 70% हो जाना चाहिए था स्टंटिंग, तो इनका स्टंटिंग कितना होगा? क्या 0 हो जाएगा? नहीं। जितना इवन विद आवर बेस्ट एफर्ट्स वो करीब करीब 30% उसका कम होगा। मैं मान लीजिए 60% है आज, तो उसको कम होकर 40% तक आए। तो बाकी का 40% कब सुधरेगा, और बाकी का 40% के लिए क्या वजह है? मैं जो बाकी का 30% हम लोग कम कर सकते हैं, कि बाकी का 70% कैसे कम करेंगे? तो ये समझने के लिए अभी अभी जो हमारी जो समझ है इसके बारे में, कि ये इंटरजेनरेशनल इफेक्ट है। क्योंकि यही परिबल सब जो है, यही परिस्थितियां माता पिता में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में थी, तो वहां से जो एक चला आ रहा है शरीर, और जिस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे को माता पिता जो सिखाते हैं ना, नॉट जन्म के बाद नहीं, लेकिन जन्म के वक्त ही जब बच्चा कंसीव होता है, तभी वो जो बनता है माता में से, पिता में से जो बीज आके मिलते हैं, उसी में एक इंफॉर्मेशन जाता है, इंस्ट्रक्शन जाता है। क्या जाता है? ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जाता है कि देखना बहुत लंबा मत हो जाना। बहुत लंबे हो जाओगे तो आपका कद बढ़ जाएगा, तो उतने बड़े बॉडी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जिस परिस्थितियों में आप जन्म ले रहे हैं, तो वहां ना तो आपको खाना मिलेगा, ना तो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसीलिए बहुत लंबा मत हो जाइए, कम रखिए, तो आप खुद को संभाल पाओगे। ये एक इंस्ट्रक्शन लेके आता है। एक थोड़ा नाटकीय ढंग से मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये इसीलिए 70% इज डिटरमिन्ड बाय इंटरजेनरेशनल फैक्टर्स। बाकी के 30% है वो इस जनरेशन में, इस कोहॉर्ट में हम कुछ कर सकते हैं। तो आईसीडीएस मैक्सिमम क्या कर सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को हम मैक्सिमाइज करा दें तो ये एटलीस्ट 30% कम होगा। बाकी का 70% कब कम होगा? इस जनरेशन के बच्चे के जब बच्चे होंगे और उनके जब बच्चे होंगे, वो जो इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, वो क्या कहेंगे? क्या इंस्ट्रक्शन होगा कि चिंता मत करो, आप थोड़ा कद थोड़ा लंबा कर दो तो चलेगा, क्योंकि बाहर का वातावरण अच्छा है। तो वो अंदर जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं, जिससे जो बेसिकली क्या होता है कि हमारी हाइट जो है वो जेनेटिक जीन्स पर डिपेंडेंट है, और जीन्स स्विच ऑन हो सकते हैं, स्विच ऑफ हो सकते हैं। तो जो स्विच ऑफ हो गए हैं वो जीन्स को स्विच ऑन हो जाएगा,
और 3 जनरेशन के बाद हमारी हाइट उतनी होगी जितनी नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थ अमेरिका में जितने हैं, कनाडा, उनके जो हाइट से मोर और लेस वैसी हाइट हमारी हो सकती है। कैसे पता है हमको? क्योंकि हमारे जो यहाँ के लोग जब यहाँ से माइग्रेट होके उन देशों में जाते हैं तो तुरंत पहला जनरेशन होता है हमारे जितना ही रहता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन की हाइट थोड़ी बढ़ती है, थर्ड जनरेशन की हाइट प्रैक्टिकली उन देशों के बच्चों के उतना ही जितनी ही हो जाती है। तो इट टेक्स 3 जनरेशंस टू रिवर्स स्टंटिंग अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आज हम अगर ये करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ठीक से करना और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना 6 माह से 23 महीने के बीच, तो हम इतना बड़ा धर्म का काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ ना ये जनरेशन के लिए पर उसके बाद के 3 जनरेशन तक हम उनको उसका लाभ मिलते रहेगा और उनकी हाइट बढ़ती जाएगी। सो आज के इंटरवेंशन से ये इसके बाद के 3 जनरेशन के बाद के जो बच्चे हैं उनका स्टंटिंग प्रैक्टिकली 2.5% हो जाएगा, क्योंकि 2.5% ही होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल समुदाय में 2.5% स्टंटिंग होना चाहिए, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 50%, जो मीन से कम है। सो ये बेसिकली स्टंटिंग की कहानी ये है। अब मैं रुकता हूं, कुछ सवाल है तो लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीधर, और मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही शानदार आपने जानकारी दी है, उसके तकनीकी पहलुओं और एक आम समझ कि किस प्रकार एक बच्चा ग्रोथ करता है, पैदा होने से कुपोषण साइकिल क्या है, मालन्यूट्रिशन साइकिल क्या है, और निश्चित रूप से जो टेक्निकल जानकारी थी कि ग्रोथ चार्ट हम जब भरते हैं तो उसके पीछे का क्या रहस्य है और वो टेक्निकलिटीज क्या है, इस पर मैं समझता हूं हमारे सब जो अधिकारी जुड़े हैं लगभग 200 की संख्या में, उनका ये संवेदीकरण हुआ होगा और वो बेहतर समझ अब बना सकते हैं जब अपने फील्ड में काम करेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारा जो 1000 गोल्डन डेज जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, कि जन्म के मतलब गर्भावस्था के दौरान जो हमारे 270 दिन है, यानी उसके बाद 2 साल है, यानी 3 साल का यदि हम मैनेजमेंट करते हैं तो आने वाली 3 जनरेशन में हमारी जो पीढ़ी है उसमें बदलाव आ सकता है और हम भी पूर्ण स्वस्थ या माल नरिश फ्री समाज की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है या जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो डॉक्टर श्रीधर से पूछ सकते हैं, और डॉक्टर श्रीधर हमारे साथ अभी ये प्रेजेंटेशन और उनके प्रश्नोत्तर अभी हर संभाग के साथ हम करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी वो शामिल हो सकते हैं और अपने प्रश्नोत्तरी को रख सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से कि वे अपने जो कौतूहल है या वो जो जिज्ञासा है वो डॉक्टर श्रीधर से पूछ सकते हैं। जो भी जिसको प्रश्न पूछना है अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, हमारे चिप्स के टेक्निकल एक्सपर्ट सभी लोगों को मतलब अनलॉक कर दीजिए ताकि जो भी प्रश्न पूछें डायरेक्ट सीधे पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। चिप्स के एक्सपर्ट अनलॉक कर दीजिए मीटिंग को। अनलॉक तो सुधाकर महासमुंद से। सुधाकर। यस सर। अनलॉक कोई? हाँ, आपका कोई क्वेरी है? आप इतना अभी भ्रमण कर रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहे हैं, तो डॉक्टर श्रीधर एक एसेट के रूप में हमारे साथ है, आप उनसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो जरूर लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि हमने जैसे अभी श्रीधर सर हमने अभी स्टंटिंग की बात करी, सुनाई दे रहा है? प्लीज बताइए सर। स्टंटिंग की बात करी जैसा आपने डिस्कशन में बताया, और हमें भी अनुभव होता है कि स्टंटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे पीढ़ियों के बाद जो है स्टंटिंग जो है वो उसमें फर्क दिखता है। हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में कई बार क्या होता है कि हम क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहते हैं और पूरा सिस्टम उसी पर चलने लगता है कि क्विक फिक्स सॉल्यूशन इसका क्या है। तो इस पर हमें
एक नियर फ्यूचर में दिखता नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए कि हम किस प्रकार से डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या ऐसा करें जो हमारे बच्चों में स्टंटिंग को जो है वो उनमें उसमें एक फर्क दिखे और हम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए। बहुत सारे प्रोग्राम गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब में काफी कुछ बताया गया है, पर वो सारे में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है और क्या करने से स्टंटिंग पे सचमुच फर्क पड़ सकता है, ये बता। और खास करके आईसीडी कुछ करेगा तो यू हैव दैट स्लाइड व्हिच इज अबाउट जो ग्राफ वाला है, अलग डिटरमिनेंट्स वाला। एक स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको। सो बेसिकली यू गो बैक टू दैट वो जो मैलिब्रेशन का फ्रेमवर्क था ना यूनिसेफ वाला, हाँ वो वाला। तो जैसे हमने यहाँ देखा, मेनली आप अगर ये समझ गए कि ये उसके कुपोषण के कारण ये सब हैं, एक मिनट अगर हाँ ये स्लाइड दिख रही है ना आपको? यस सर, दिख रही है सर। ये तो हाँ एक मिनट, हाँ अब ये दो हमारे इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स हैं। ये अगर ये दोनों को हम लोग ने ठीक कर दिया तो नाटापन कम होना ही है। ये दो में से आईसीडीएस के हाथ में है क्या, क्या कर सकती है आईसीडीएस? अब आईसीडीएस जब बना था, अब उसको आईसीडीएस को पैदा करने का कारण ही ये था कि कुपोषण के लिए कुछ किया जाए, और खासकर ये बच्चों को जो आईसीडीएस में हुआ क्या है कि हम हमारा सारा जो अटेंशन है वो सारा कहाँ चला गया है कि हमारे टीएचआर पे, ग्रोथ पे, और वहां जो है उसमें जो कम पता चलता से प्लॉट। अगर मुझे पूछो कि आईसीडीएस जो कुछ करना, एक चीज करना चाहे तो करना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। टीएचआर, एवरीथिंग एल्स, सिर्फ एक हर बच्चा जब 6 माह का होता है, वहां से लेके वो जब 9 माह का होता है, तब तक उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक पोषाहार की का आदत डलवा दीजिए। ये आपका एक सिंपल इंडिकेटर रखिए कि क्या बच्चा जब 9 माह का होता है तब तक क्या बच्चा जितनी मात्रा में और जितनी डाइवर्सिटी का खाना होता है, क्या उतना खा रहा है? तो तेरा ठीक लगा सूही का। बाकी लोगों से निवेदन है कि बाकी लोग अपने अनलॉक हो जाए, म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ आपका आवाज जो बैकग्राउंड में आ रहा है। चिप्स के एक्सपर्ट से निवेदन है कि मीटिंग जो है म्यूट ऑन कर दो। ठीक, मीटिंग लॉक कर दीजिए। म्यूट ऑन, अब हो जाए। ओके, हाँ तो ये अगर और कुछ नहीं करना है तो सिर्फ एक काम करें आईसीडीएस, एक काम सिर्फ कि हर एक बच्चे को 9 महीने तक में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ढंग से एस्टेब्लिश करवा दें। ये इसके लिए गृह मुलाकात करनी पड़ेगी, गृह भ्रमण करना पड़ेगा, घर पे जाके समझना पड़ेगा कि घर पे क्या क्या बना है, और सिर्फ एक सिंगल मैसेज देना है कि घर पर जो कुछ खाना उपलब्ध है वो बच्चे को खिला दें। कैसे करेंगे? घर में आज क्या बना हुआ है दिखाइए, इसमें से बताइए बच्चे को क्या क्या खिलाया। अगर कुछ है, कोई आइटम है जो आपने नहीं खिलाया तो प्लीज खिला दीजिए। हाँ, 6 माह के बच्चे के लिए उसको थोड़ा मुलायम बनाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मसाला नहीं होना चाहिए, वो सब है, लेकिन कोई परहेज कुछ नहीं है कि ये नहीं खिला सकते। हर एक चीज उसे खिला सकते हैं।
तो जो घर पे जो कुछ उपलब्ध है, एनी सिंगल फूड आइटम अवेलेबल एट होम शुड बी गिवन। कैन यू गो टू दैट स्लाइड ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी, हमारा जो डेटा वाला एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको, जो जिस तरह ये कैसे नापते हैं हम यहां। और एक बेसिक डेटा दिखाता हूं कि इसको कैसे नापने से पता चलता है। हाँ, ये देखिए क्या है, जो लिस्ट है वो अलग अलग घर पे जो खाने की सामग्रियां हैं, अलग अलग पदार्थ, चावल, रोटी, दाल, आलू, दूध, और दूध, दही। क्या हुआ, दिख रहा है सर? दिख रहा है अभी? ये स्क्रीन दिख रही है ना सर? अब दिख रहा है सर। हाँ, तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो लिस्ट है वो क्या है, अलग अलग खाने के पदार्थ। हम सब बड़े बड़े सर्विस करते हैं, वहां जाके क्या पूछते हैं कि आपके घर पे आप लोगों ने पिछले 7 दिनों में, 7 दिन में से कितने दिन आपने ये हर एक चीज खाई, बताओ। कितने दिन आपने चावल खाया, कितने दिन दाल खाई, कितने दिन दूध खाया, कितने दिन तरकारी खाई, कितने दिन हाँ, तो कितने दिन ये सब खाया, ये पूछते हैं। वो पहले कॉलम में है, यानी फूड अवेलेबल एट होम इन लास्ट 7 डेज है ना, वो है जहां आपको दिखेगा फॉर एग्जाम्पल कि पिछले 7 दिनों में से 6.9 दिन, यानी प्रैक्टिकली 7 दिन घर पे राइस या रोटी तो थी। यानी ऐसा नहीं है कि लोग कहीं सब लोग भूखे मर रहे हैं, सबके पास खाने के लिए खाना तो है, हर एक के पास। क्या है, सिर्फ प्रैक्टिकली राइस रोटी है। दाल कितने दिन मिलती है? 1 सप्ताह में 5 दिन ऑन एन एवरेज। इसमें जो गरीब है उससे बहुत कम होगी, थोड़ा अमीर है सब हर रोज मिलती होगी, जो ये एवरेज ही है सिर्फ। सो सिमिलरली आलू कितना है, तो ऑलमोस्ट 6 दिन 7 में से। दूध कितने दिन? 4.5 दिन। तरकारी कितने दिन? तो ये 4 दिन। नीचे देखिए, जो रियली जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में जो